Hello, dear student, welcome to all. Today we are discussed to class 11 चैप्टर नंबर फर्स्ट बायोलॉजी टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और इस टॉपिक में पहला चैप्टर जो होता है वो आप जानते हैं किससे है, द लिविंग वर्ल्ड। यानी इसके पहले जो आप लोगों ने डिस्कस किया अभी तक पढ़ा है क्लास 10th में, इन्वायरमेंट आपने पढ़ा था। इन्वायरमेंट में आपसे कहा जाता है कि इन्वायरमेंट इज द कंपोनेंट ऑफ बायोटिक एंड ए बायोटिक, यानी दो कंपोनेंट का मिक्सचर है जिसमें बायोटिक थिंग्स हैं और ए बायोटिक थिंग्स हैं। बायोटिक थिंग्स में आपने पढ़ा था कि जो बायोटिक थिंग्स होते हैं उसमें लिविंग थिंग्स आते हैं। बायोटिक मीन्स लिविंग एंड ए बायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग। तो इस चैप्टर में प्रिफरली आपको जो प्रिफर करना है, जो डिस्कस करना है, उसमें आपको पढ़ना है किसको, बायोटिक थिंग्स को। बायोटिक जब आपका कंप्लीट होता है तब फिर आप किस में जाएंगे, नॉन बायोटिक में जाएंगे। तो नॉन बायोटिक यहाँ पढ़ना नहीं, आप इन्वायरमेंट डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आपको अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अब यहीं पर अगर हम लोग डिस्कस कर लें, क्लास 9th में आपने डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग थिंग्स एक चैप्टर था, उसमें आप लोगों ने डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग थिंग्स को डिस्कस किया था, जिसमें आपने ये पढ़ा था 9th में। 11 तो अभी डिस्कस ही नहीं हुआ, अभी 11 शुरू होगा। 9th में जो आपने डिस्कस किया था कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक, उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर आपने 5 किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर को डिस्कस किया था। 2 to 3 पॉइंट आपने डिस्कस किया था। कुछ कॉलेजेस में, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे कुछ कॉलेज हैं जो उन्हें यूनिवर्सिटी ही घोषित कर दें, कोई दोष नहीं है, तो उनके यहाँ क्या होता है कि आपको बेसिकली एक किंगडम के एक ही कैरेक्टर लिखवाते हैं। ठीक है, तो एक ही कैरेक्टर बताते हैं, एक ही कैरेक्टर लिखवाते हैं। हालांकि सब में स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग 3-5 कैरेक्टर नियर अबाउट आते हैं। यहाँ पे आपको 3-5 नहीं, जब आप जाएंगे सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको कम से कम 8 से 10 कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको हर किंगडम का, हर फाइलम को डिस्कस करना पड़ेगा। लेकिन अभी आपको स्टार्ट करना पहले चैप्टर से। पहले चैप्टर में जो आपको पढ़ना है वो हम आपको बता दें। आपको लिविंग थिंग्स से नॉन लिविंग थिंग्स में डिफ्रेंशिएट क्लियर करना है, फिर आपको सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन डिस्कस करना है, उसके बाद आपको डिस्कस करना है कि हर्बेरियम क्या होता है, ठीक है, नहीं, उसके बाद बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या है, साइंटिफिक नेमिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बाद आप डिस्कस करेंगे जो वो हर्बेरियम क्या है, बॉटनिकल गार्डन क्या होता है, जूलॉजिकल पार्क क्या होते हैं, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व किसे कहते हैं। तो ये सब कुछ टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे इंक्लूड होते हैं, जैसे ICJN, ICVN, इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और एक एक करके एक एक वीडियो के माध्यम से हम लोग उसे पढ़ेंगे। यह जो PDF आपके सामने दिख रहा है इस समय, यह PDF बेसिकली कहाँ से लिया गया है, तो आपके साइड बुक और NCERT को मैच करके इसे नोट्स को लिखा गया है। नोट्स PDF के फॉर्म में है, डिस्क्रिप्शन लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा चाहिए तो आप व्हाट्सअप का नंबर है, यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन लिंक में, तो वहाँ से आप जाएंगे, व्हाट्सअप करेंगे, अपना नाम और नाम बता देंगे, डिस्ट्रिक्ट बता देंगे कहाँ से आप हैं और किस बोर्ड के हैं, यूपी बोर्ड के हैं CBSE, चूँकि दोनों क्लासेस रन कराई जा रही हैं तो कहीं ना कहीं कभी डिफरेंस आ जाता है। तो आप यूपी बोर्ड के हैं तो भी आप अपना नाम लिख देंगे, नाम लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे और क्या लिख देंगे, बोर्ड का नाम लिख देंगे। उसके बाद आपको यहाँ से नोट्स भेज दिए जाएंगे, जिसके लिए आपको कोई भी शुल्क नहीं देना है। PDF होगा, आप डाउनलोड कर लीजिए, उसका नोट्स लिख लीजिए, चाहे फोटो स्टेट निकलवा लीजिए, वो आपकी अपनी मर्जी है। A4 साइज पे, तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। फ्रॉम बैक्टीरिया टू एलिफेंट कह रहा है, आप उस पर देखिए, स्क्रीन पे आप देखिए तो स्क्रीन पे आपको लेटर लिखा हुआ दिखाई देगा। फ्रॉम बैक्टीरिया टू एलिफेंट, अमीबा टू शार्क, स्मॉल हर्ब टू टाल ट्री, द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। कह रहा है पूरे ऑर्गेनिज की जो डाइवर्सिटी है, जो एक इनका क्या कहते हैं विविधताएं हैं, वो विविधताएं कहाँ से हैं, तो एक बैक्टीरिया जो कि मोनेरा किंगडम का है, जिसे प्रोटिस्टा आप कहते हैं, प्रोटिस्टा से लेकर के यूकैरियोटिक एलिफेंट तक में डिफरेंस पाए जाते हैं। सब में कुछ न कुछ बेसिकली डिफरेंस होता है, चाहे वो एक ही परिवार के सदस्य हों, चाहे वो अलग अलग हों। क्लियर? तो एक ही कम्युनिटी के सदस्यों में या अलग अलग कम्युनिटी के लोगों में भी क्या होता है, डिफरेंस पाए जाते हैं। अमीबा टू शार्क, यूनिसेलुलर अमीबा से लेकर के मल्टीसेलुलर शार्क तक दोनों एक्वेटिक हैं। एक्वेटिक मतलब वाटर लिविंग है, दोनों वाटर लिविंग है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें डिफरेंस पाए जाते हैं। नेक्स्ट है स्मॉल हर्ब। स्मॉल हर्ब मतलब आपने प्लांट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। हर्ब्स दैट है ग्रीन एंड विदाउट वुडी स्टेम, जिसमें वुड नहीं पाया जाता है। जस्ट लाइक आप किसको कह सकते हैं, स्पिनाच कह सकते हैं, पालक है, ठीक है, बरसीम को बरसीम कह सकते हैं, व्हीट कह सकते हैं, ठीक। तो जब वो ग्रीन होता है व्हीट कह सकते हैं, पैडी कह सकते हैं। तो ये सब किस में आते हैं, हर्बेसियस प्लांट में आते हैं। लेकिन जैसे ही उसके आगे बढ़ते हैं,
श्रब्स आ जाते हैं। श्रब्स में कौन आता है, जैसे तुलसी है, ठीक है, उसके बाद आपके श्रब्स में आ जाते हैं, और क्या है, गुलाब, रोज हैं आपके, तो ये सब किस में आते हैं, श्रब्स में आ जाते हैं। मतलब ये वुडी तो होते हैं लेकिन इस्तेमाल होते हैं, टाल होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते हैं, एक मिनिमम लेंथ होती है, और वुडी प्लांट होता है। ग्रीन स्टेम इनका भी होता है लेकिन ये वुडी प्लांट होते हैं। बहुत अच्छी लकड़ी नहीं पाई जाती लेकिन वुड होता है, ठीक। और टाल ट्री तो इसमें अच्छी लकड़ी पाई जाती है, वुडी होते हैं और बहुत बड़े होते हैं, टाल ट्री होते हैं। द डाइवर्सिटी ऑफ आर्गन, आर्गन में इतनी सारी विविधताएं पाई जाती हैं, और ये सभी इसी हमारे प्लेनेट अर्थ पे ही हैं, प्लेनेट अर्थ पे ही हैं, सब आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग एरिया में मौजूद हैं। अब ये मत कहिए शार्क नहीं है, शार्क एक्वेटिक हैबिटेट में है, ठीक है। तो आपके हैबिटेट में मोनेरा किंगडम से लेकर के प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम सब आपके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, लेकिन अब उसमें कुछ एक्वेटिक हैं जो इसका एक्वेटिक हैबिटेट है तो वो अपने हैबिटेट में पाया जाएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज लाइफ। चैप्टर को स्टार्ट हो गया आपका चैप्टर, और चैप्टर में पहला क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन हैं, उसके बाद आपका हेडिंग बेस्ड आ जाएगा, तो परेशान मत हो। व्हाट इज लाइफ, बताइए भाई आप लोग, लाइफ के बारे में बताइए। आप लाइफ किसे कहते हैं? लाइफ इज यूनिक complex organization in ion and molecules which perform certain chemical reactions to order in bring about life activity। कह रहा लाइफ एक यूनिक प्रॉपर्टी है जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम से बनी हुई है, जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं और आयन है, आयन और मॉलिक्यूल के मिलकर के किसका निर्माण हुआ है, लाइफ का निर्माण होता है। आयन एंड मॉलिक्यूल से मिलकर के क्या हुआ, आपकी लाइफ का फॉर्मेशन होता है। अब ये लाइफ का फॉर्मेशन जो होता है, आयन एंड मॉलिक्यूल एक केमिकल रिएक्शन करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड आप रिमूव करते हैं या निकालते हैं बॉडी से, कार्बन डाइऑक्साइड आप क्या करते हैं, रिस्पायरेशन में क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ, ब्रीथिंग में एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रिस्पायरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यू टू काज ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आप किसका एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आउटपुट करते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इतना कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी में आता कहाँ से, तो आप कहेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। वाटर स्वीट के रूप में, यूरिन के रूप में बॉडी से लॉस होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को हम ऑक्सीजन से क्या करते हैं, रिसाइकिल कर लेते हैं, नए बना लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देते हैं और ऑक्सीजन को इंटेक कर लेते हैं। तो इस प्रकार से केमिकल रिएक्शन बॉडी में चलते रहते हैं, जिससे लाइफ की नेसेसिटी बनी रहती है। लेकिन अगर यही केमिकल रिएक्शन बॉडी में चलना बंद हो जाए, जैसे ब्लड का फॉर्मेशन होता है, मसल्स का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद अगर कह दें तो प्रोटोप्लाज्म बनते हैं। प्रोटोप्लाज्म को इसलिए कहा गया फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, हक्सले ने कहा था। उसके बाद अगर आपसे ये कह दिया जाए कि इन सभी चीज़ों के रिएक्शंस बंद हो जाएं, तो क्या आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी। लाइफ इन सभी के कंपोजिशन से बना हुआ एक घटक होता है जिसे हम लोग लाइफ कहते हैं। वो लाइफ किसी की कुछ ड्यूरेशन की हो सकती है, कुछ मिनट की हो सकती है, कुछ डे की हो सकती है, कुछ ईयर्स की हो सकती है, या मेनी ईयर्स की हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के ऊपर, उसके लाइफ के ऊपर, उसके प्रोटोप्लाज्म के ऊपर। तो ये तो एक सेकंड मैटर होता है। फर्स्ट मैटर आपका यही है कि लाइफ एक यूनिक प्रॉपर्टी है जो कि केमिकल रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है, और एक केमिकल रिएक्शन आयन और मॉलिक्यूल के रूप में लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। आई होप कि यू आर क्लियर। नेक्स्ट अगर आप डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट है आपका व्हाट इज लिविंग थिंग्स। सेकेंड टॉपिक आपका क्या है, व्हाट इज लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ना है। राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर। आपका स्टार्ट हो गया कि लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को बताना है। अब आपका चैप्टर स्टार्ट तो हो चुका है पिछले क्वेश्चन से। अब यहाँ से आपका चैप्टर किस पे आ जाएगा, हेडिंग बेस्ड आ जाएगा, और आपको हेडिंग बेस्ड पे पढ़ना ही होगा। तो व्हाट इज लिविंग थिंग्स डिस्कस करिए भाई, बताइए व्हाट इज लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं? 10th में पढ़े, लाइव प्रोसेस में आप पढ़े, बताइए। आंसर राइट करिए। लाइव प्रोसेसेस में जो लोग आप लोग पढ़े हैं उसे आंसर राइट करिएगा कमेंट बॉक्स में नीचे जा करके। इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, अब 10th वाले से थोड़ा सा स्पेशल आ जाइए। इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इन
इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स। आपके बॉडी में प्रोटोप्लाज्म का पाया जाना। आपने 10th में क्या पढ़ा था कि लाइफ उसे कहते हैं कि जिसके अंदर ब्रीथिंग होती है, रिस्पायरेशन होता है, मूवमेंट होता है, ठीक है, डाइजेशन, न्यूट्रिशन होता है, डाइजेशन होता है, और जिसके अंदर ग्रोथ होती है, उसे हम क्या कहते हैं, लाइफ कहते हैं। भाई ठीक है, वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आ जाता है, लेकिन मेन अगर आपको एग्जैक्ट पॉइंट बतानी है कि लाइफ कहाँ पे है, तो आप कहेंगे कि अगर प्रोटोप्लाज्म वहाँ पे प्रेजेंस है तो वहाँ पे लाइफ हो सकती है। इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म विद द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स, जो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और लिविंग थिंग्स को प्रूव भी करता है कि मैं लाइफ का एक हिस्सा हूँ। सो हक्सले 1863, हक्सले नामक एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 1863 में ये बोला कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, किसको, प्रोटोप्लाज्म को उन्होंने क्या कहा, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। आई होप कि यू नो प्रोटोप्लाज्म, आपको प्रोटोप्लाज्म पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको प्रोटोप्लाज्म बताएंगे प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। लेकिन मुझे पूरा बिलीव है कि आप प्रोटोप्लाज्म के बारे में जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो सेल वाले चैप्टर में आपको डिस्कस करने को मिलेगा, वैसे आप 9th में पढ़ें। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स उसको डिस्कस करते हैं। लिविंग थिंग्स आर मार्फस। अब यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है कि लिविंग थिंग्स आर मार्फस। तो मार्फस मीन्स होता है कि दैट हैव डिफिनिट शेप एंड साइज। लिविंग थिंग्स की शेप एंड साइज डिफिनिट होती है। जैसे एक लेंथ होती है कि ह्यूमन बीइंग की मिनिमम लेंथ इतनी होनी चाहिए, एक मिनिमम वेड्थ इतनी होनी चाहिए, तो मिनिमम उसकी मार्फोलॉजी क्लियर होती है कि इसकी मार्फोलॉजी ऐसी होगी कि एक नाक होगी, मुख, चेहरा होगा, आँख होगी, एक मार्फोलॉजी। अब 2 हाथ होंगे, लेकिन अगर यही ह्यूमन बीइंग मंकी जैसा हो जाए, या ह्यूमन बीइंग किसी कैटल जैसा हो जाए, काऊ, बुफेलो, डॉग एक्सेट्रा हो जाए, तो उसके फीचर्स को चेंज कर दिया जाएगा। वो ह्यूमन बीइंग ना होकर के वो बुफेलो, काऊ, डॉग एक्सेट्रा में उसको रखा जाएगा। यानी उसकी बॉडी क्या होती है, उसकी बॉडी की मार्फोलॉजी, जो आकार प्रकार है, वो एक कहीं ना कहीं डिजाइंड होता है, निश्चित होता है, वो उसी प्रकार का होता है। वो किसी भी जो है क्या कहते हैं, किसी भी एरिया में हो, किसी भी कॉन्टिनेंट में हो, वो कैसा होगा, उसी जैसा होगा। अब ये हो सकता है कि किसी की स्किन जो होती है वो ज़्यादा मेलस होगी, किसी की स्किन कम मेलस होगी, वो एक डिफरेंट मैटर है। कि कोई गोरा होगा, कोई काला होगा, कोई सांवला होगा, ये एक सेकंड मैटर है। हो सकता है कोई डॉर्फ हो, कोई टाल हो, एक सेकंड मैटर। लेकिन एक मार्फोलॉजी होती है कि व्यक्ति या यह जंतु इस प्रकार का होता है। जैसे आपके दिमाग में मैंने बोला डॉग, तो आपके दिमाग में डॉग का एक फीचर आ गया है, एक स्ट्रक्चर उसके आपके दिमाग में आ गया। उसी तरह से मैंने बोला मैंगो, तो आपके दिमाग में मैंगो प्लांट और मैंगो का शेप आ गया। इसका मतलब उसका एक डिफिनिट शेप है। लेकिन जब आप मिठाई की दुकान पर जाते हैं तो उसके आगे जो बॉक्स लगा होता है, उस बॉक्स में शीशे के जार लगे होते हैं, तो उसमें आपको मिठाई दिखती है, और आप जो शॉपकीपर होता है उससे आप पर्टिकुलरली कहते हैं भैया ये वाली मिठाई दे दीजिए, उसको दिखाते हैं, इंडिकेट करते हैं बाहर से, भैया ये वाली मिठाई दे दीजिए। तो आपको क्या कहता है, अच्छा ये वाली, उसका नाम बताता है। यानी उस ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई नाम है, वो आपको नहीं पता है, हमको नहीं पता है, लेकिन वो सामने वाला जो दुकानदार है उसको पता है। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसके नाम हमको पता ही नहीं होते हैं, हमको उनके नाम नहीं पता, लेकिन उसकी मार्फोलॉजी जो होती है निश्चित होती है। इसीलिए लिविंग थिंग्स को क्या कहा जाता है, मार्फस कहा जाता है। टर्म एक है लेकिन उसकी डिफिनीशन बहुत बड़ी है, इसलिए याद रखिएगा, लिविंग थिंग्स आर मार्फस। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल एंड स्मॉल यूनिट, स्मॉलेस्ट एंड स्मॉल यूनिट इन द ऑर्गेनाइजेशन। लिविंग थिंग्स जो होते हैं स्मॉल यूनिट का ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे स्मॉलेस्ट यूनिट आपकी क्या होती हैं, तो स्मॉल यूनिट में आपकी क्या थी, जो लाइफ की यूनिट है तो आप कहते हैं सेल है। लेकिन जब आप उसको और आइडेंटिफाई करेंगे तो सेल के अंदर चले जाएंगे तो जीन पाया जाता है। आपने क्रोमोसोम में जीन पढ़ा होगा क्लास 10th में, जीन में भी छोटी यूनिट पाई जाती है। यानी सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाली न्यूक्लियोप्लाज्म में घुली हुई एक संरचना है जिसमें क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, और डीएनए के ऊपर जीन है, और जीन के भी 3 है, रेकान, म्यूकान और सिस्ट्रान, 3 प्रकार की जीन पाई जाती है। यानी उसमें भी सबसे छोटी यूनिट होगी। तो बॉडी की बहुत छोटी छोटी यूनिट मिल करके एक स्मॉल यूनिट बनाती है। और सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से क्या बनता है, आर्गन, आर्गन से आर्गन सिस्टम से किसका फॉर्मेशन होता है, बॉडी का फॉर्मेशन होता है। बट
बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ वन सेल पाई जाती है, जिसे यूनिसेलुलर कहते हैं। जैसे कि आपको याद होगा अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, इसे क्या कहते हैं आप? तो क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। अमीबा इसे कहते हैं आप, जल्दी बताइए। प्रोटिस्टा कहते हैं, प्रोटिस्टा किंगडम में रखते हैं और इन सबको यूनिसेलुलर कहा जाता है। तो इनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं स्मॉलेस्ट यूनिट से बना होता है और ये सब एक साथ ऐसे कंपोज्ड होते हैं जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन प्ले हो रहा है। क्लियर? आगे बढ़े। ग्रोथ। ग्रोथ इज द परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज इन द साइज ऑफ सेल एंड ऑर्गन और होल ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ दो प्रकार की होती है, एक होती है नंबर ऑफ सेल का बढ़ना और दूसरा होता है नंबर ऑफ मास का बढ़ना। आपके पास भी ग्रोथ होती है, आपकी दो ग्रोथ होती है। एक ग्रोथ क्या होती है, आपकी परमानेंट ग्रोथ होती है और एक परमानेंट ग्रोथ नहीं होती। अब आप कहेंगे ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? क्वेश्चन ऐसा है कि उसे साइकोलॉजिकली रूप से देखिए। आपका एक कहीं ना कहीं हर ईयर्स में आपको कुछ न कुछ लर्निंग मिलती है, आप कुछ बेटर सीखते हैं, वो आपका ग्रोथ होता है, इंटरनल ग्रोथ होता है। आपके पास एक नई स्किल आती है, कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया जानते हैं। प्रत्येक दिन हर एक टाइम आप कुछ न कुछ नया सीखते हैं, नया जानते हैं। वो आपका एक तरह से डेवलपमेंट आता है, वो आपका विकास हो रहा है। लेकिन ग्रोथ क्या होती है, नंबर ऑफ सेल। जैसे एक सेल है तो उस सेल का अगर ग्रोथ होगा 2 सेल हो जाएगी तो आपका विकास हुआ ना। और दूसरा होता है 4, 8, 10, इस तरह से सेल बढ़ती गई तो आपका ग्रोथ बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर मास बढ़ने लगे, जो सेल एक ही है उसका आकार प्रकार बड़ा होता चला जाए, तो क्या होता है कि वो वही आपका केस में आता, ग्रोथ के मेजरमेंट में आता है। तो कह रहा है या तो एक सेल का हो, या तो ऑर्गन का हो, या तो पूरे ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। दैट मीन्स इंक्रीज ऑफ नंबर और मास ऑफ सेल इज कॉल्ड ग्रोथ। यानी ना, या तो सेल का बढ़ना या सेल के नंबर का बढ़ना, यानी सेल का बढ़ना या सेल के मास का बढ़ना, दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, ग्रोथ के अंतर्गत आप मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किसे कहते हैं, अब आप बताइए। डेवलपमेंट बताइए भाई, डेवलपमेंट किसे कहते हैं, बोलिए। डेवलपमेंट, चलिए। डेवलपमेंट इज द सम ऑफ चेंज अकर्स इन एन ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म इन लाइफ टाइम। आपका विकास वही होता है जो आपने अपने पूरे लाइफ में अचीव किया है, वही आपका विकास है, आपका डेवलपमेंट है। आपने क्या अचीव किया, क्लास 10th में आपने कितना अचीव किया, जो मार्क्स आपके मार्कशीट पे लिख करके आ गए ना, वही आपका अचीवमेंट है, वही आपका डेवलपमेंट है। इन ठीक है, आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन आप जब किसी के सामने इंटरव्यू फेस करने जाएंगे, आप अपनी मार्कशीट रखेंगे तो मार्कशीट ही ये बताएगी। वहाँ पे आपका टैलेंट सेकंड प्रेफरेंस पे आता है, फर्स्ट प्रेफरेंस पे आता है कि आपकी विजुअल चीज़ें क्या हैं जो आपको दिख रही हैं। तो जब आपकी मार्कशीट दिखेंगी तो उस पर लिखा हुआ है कि यू आर अटेम्प्ट टू 80%, 60%, 90%, 85%, तो वो आपको ये बताता है कि आप उस समय, उस टाइम पे आपके अंदर इतना डेवलपमेंट था। आज आपका डेवलपमेंट कितना है, वो आपके इंटरव्यू का सेकंड प्रेफरेंस होता है जब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि उस समय क्लास 10th में जब आप थे तो आपके पास इतना नॉलेज था, आज आपका नॉलेज गेन कितना है, यानी आप डेवलपमेंट पे हैं या आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। तो वो आपका किस में आता है, डेवलपमेंट में। तो आप अपने पूरे लाइफ में जितना परिवर्तन करते हैं, जितना चीज़ें अचीव करते हैं, वो सबका एक सम कर दिया जाए, वही आपका डेवलपमेंट होता है। रिप्रोडक्शन, इट इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट ऑल ऑर्गेनिज्म हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग टू सेम काइंड। आपने क्लास 10th में भी रिप्रोडक्शन पढ़ा है, तो कह रहा है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें सभी ऑर्गेनिज्म की क्षमता होती है कि वो क्या करते हैं, संतान पैदा करते हैं। ऑफस्प्रिंग मीन्स होता है संतान पैदा करना, और सेम काइंड, अपने जैसी संतान पैदा करते हैं। कोई इंसान ये नहीं चाहता है कि उसका बच्चा जो है शेर का हो जाए, यानी उसका बच्चा शेर हो जाए। कोई चाहता है? आप लायंस ग्रुप, टाइगर्स ग्रुप चलाते तो हैं, ठीक, तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक फीचर होता है कि आपका बच्चा शेर जैसा हो जाए, ऐसा तो होता नहीं। आप शेर इसलिए लगाते हैं लायंस ग्रुप, टाइगर्स ग्रुप, कि आपके अंदर उस शेर जैसी पावर है, लेकिन आप हैं ह्यूमन। क्लियर? तो हर ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी होती है, वो चाहता है कि उसका बच्चा जो है वो उसके जैसा ही पैदा हो। तो कभी ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसा पैदा हो।
क्लियर। सो यू सेड एट लाइफ कम फ्रॉम लाइफ, इसलिए आप कह सकते हैं कि लाइफ कहाँ से आती है, लाइफ से ही आती है। जो लाइफ आती है वो कहाँ से आती है, लाइफ से आती है। अब पहले एग कि पहले एग, हैन और एग वाली कहानी अब आप प्रूव करके बताइए। बाकी इसका आंसर हम बताएंगे आपको सेल वाले चैप्टर। पहले हैन कि पहले एग, डिफाइन करिएगा। मेटाबॉलिज्म, बताइए मेटाबॉलिज्म के बारे में कुछ जानते हैं? ये तो नई टॉपिक होगी, आप पढ़े नहीं होंगे इसके पहले। किसी को पता है इसके बारे में कुछ? अगर पता है तो आप बताइएगा कि आपको पहले से पता था। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है ऑल दोज केमिकल रिएक्शंस, वो सभी केमिकल रिएक्शन जो आपके बॉडी में चलते हैं, ऑपरेट होते रहते हैं। जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपके बॉडी में केमिकल रिएक्शन ऑपरेट हो रहे होते हैं। जब आप पढ़ रहे होते हैं तब भी केमिकल रिएक्शन आपके बॉडी में ऑपरेट हो रहे हैं। लगातार आपके बॉडी में कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन चलता रहता है। ऑल लिविंग सेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, जितने सभी आपके बॉडी में जितने सभी चलते रहते हैं, कौन सी चीज़ें, केमिकल रिएक्शंस, उसे किसके अंतर्गत मेजर किया जाता है, मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत मेजर किया जाता है। इट्स ऑफ टू टाइप, इसे दो प्रकार से रखते हैं। किसमें हम लोग रखते हैं, टू टाइप में। पहले को क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म, और सेकंड को क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कैटाबॉलिज्म को देखते हैं। हाँ, अगर आप यहाँ देखिए कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। अगर आप, एक मिनट, ये यहाँ पे एक नंबर लिखा गया है, ज्वाइन दी व्हाट्सअप 8004109989। यानी अगर आप व्हाट्सअप लिंक से जुड़ते हैं तो आपको क्या होगा कि आपको वहाँ पे आपको PDF भेज दिया जाएगा। इससे एक चीज़ और पता चल जाएगी कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है, क्योंकि मंथली आपका टेस्ट होने वाला है कि आप कितना पढ़ रहे हैं और कितनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब उसमें क्या होगा कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने से फ़ायदा होगा कि बॉयज़ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप अलग हैं और गर्ल्स के लिए अलग हैं। मैं पहले क्लियर कर दूं, यहाँ पे कोई भी ऐसा क्लास नहीं ऑपरेट हो रहा है जिससे आपको यहाँ पे आपको फ्री कास्ट आप इंजॉय करने के लिए आएँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको पढ़ना है तो मन से पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो चैनल विजिट ना करें, वो चलेगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए ऐसा नहीं होगा। मैंने 2 बार व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और उस व्हाट्सएप ग्रुप की स्थिति ये हो गई कि इतने कंप्लेन हो गए कि मुझे व्हाट्सएप ग्रुप को डिलीट करना पड़ा, और उसके बावजूद भी कई लोग ऐसे आए जिसका कहीं ना कहीं अपवाद आया। तो व्हाट्सएप ग्रुप में फीमेल के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप है, आप निश्चिंत होकर के चैनल से जुड़ सकते हैं। मेल के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे अलावा कोई भी एंट्री नहीं करेगा, हम आपको भेजेंगे, और आपको अगर क्वेश्चन पूछना भी होगा तो आप पर्सनल नंबर पे मेरे पूछेंगे। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे आपको एक आपका सिर्फ टेस्ट के दिन आपका ओपन किया जाएगा, और उस टेस्ट में आप जब टेस्ट देंगे तो आपका मार्क आपको 1 दिन के बाद बता दिया जाता है, जिसमें जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उस टेस्ट का आनंद भी उतने ज़्यादा आने वाला है। और टेस्ट भी आपका संडे को ही रखा जाएगा और नाइट में रखा जाएगा, जिससे आपको कोई भी कोचिंग क्लास किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो आपकी जितनी टॉपिक क्लियर होंगी उसका आपका टेस्ट होगा, आपको जोड़ा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आप नए हैं, आप अभी तक चैनल को विजिट नहीं किए हैं, आप नए हैं, तो आप यहाँ पे लिखा गया है सब्सक्राइब स्टडी विद प्रदीप, यानी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस चैनल पर आप इसे देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे एक वीडियो आपको मिलेगा टाइम टेबल का, उस टाइम टेबल का वीडियो देख लीजिए। अगर जून के अंतर्गत आप देख रहे हैं तो जुलाई का टाइम टेबल दूसरा होगा। जब आपका स्कूल ओपन हो जाएगा तो हम बताएंगे आपका टाइम टेबल क्या होगा, और लाइव क्लास भी आपको जुलाई से हो सकती है मिल जाए। क्लियर? तो ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप, और इसको क्या कहते हैं, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अपडेट आपको मिलती रहे। बाकी बातें नहीं, स्टार्ट करते हैं। तो आपके बॉडी में 2 तरह के केमिकल रिएक्शन चलते हैं। एक को कहते हैं कैटाबॉलिक, कोई दिक्कत किसी प्रॉब्लम नहीं ना। दूसरे कहते हैं एनाबॉलिक। आपको प्रॉब्लम होगी तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। कैटाबॉलिक में आते हैं तो कैटाबॉलिक में आपका है, कैटाबॉलिक इज द डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म इन विच द न्यूट्रिएंट एक्टिंग एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। डिस्ट्रक्टिव मीन्स क्या होता है, नष्ट करना। यानी कैटाबॉलिक में ऐसा रिएक्शन है जो न्यूट्रिएंट को नष्ट करके एनर्जी प्रोडक्शन करता है, एनर्जी रिलीज करता है। अब आपने ऐसा कौन सा रिएक्शन पढ़ लिया।
आप ग्लूकोज खाते हैं, ग्लूकोज ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ब्रेक डाउन होता है और आपके बॉडी में क्या मिलता है आप हमको बताएंगे। आपके बॉडी में दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक एरोबिक और एक एनाएरोबिक रिस्पायरेशन इन मसल्स। एनाएरोबिक रिस्पायरेशन भी आपकी मसल्स करती है। जब एरोबिक रिस्पायरेशन होता है तो आपके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मोर एनर्जी फॉर्मेशन होता है। और जब एनाएरोबिक रिस्पायरेशन होता है तो आपके बॉडी में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिससे आपके बॉडी में क्रैम्पिंग यानी मसल्स में झुंझुनापन आता है, जिससे आपको थकान महसूस होती है। तो बात हम यहाँ कर रहे थे कि यह एक डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी है जो आपके केमिकल रिएक्शन को, यानी जो आप खाते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, स्टार्च को, उसे ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। एनाबोलिज्म में आते हैं। एनाबोलिज्म इज द कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म इन व्हिच द एनर्जी रिलीज बाय डिग्रेडेशन रिएक्शन इज यूज टू द सिंथेसाइज रिएक्शन। कह रहा है जो एनर्जी रिलीज हो रही है उस एनर्जी को यूटिलाइज करता है और यूटिलाइज करके एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। जैसे आप ग्लूकोज खाते आप पॉलीसैकेराइड स्टार्च खाते हैं या सेलुलोज खाते हैं। सेलुलोज तो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, आप स्टार्च खाते हैं, स्टार्च डाइजेस्ट हुआ। स्टार्च को तोड़ने का काम, यानी स्टार्च को तोड़ करके ग्लूकोज बनाने का काम किसका है? कैटाबोलिज्म रिएक्शन का। लेकिन जब ग्लूकोज बन गया और ग्लूकोज से एनर्जी मिलने लगी, उसी एनर्जी को यूटिलाइज करके क्या बना देना, उसका यूटिलाइज करके आपके बॉडी में मसल्स का फॉर्मेशन करना, एनर्जी का फॉर्मेशन करना, आपको वर्क कराना। ये जो मसल्स बनेंगी वो कहीं ना कहीं ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करना, ये सभी चीज़ें किस में आती हैं? एनाबोलिज्म में। यानी एक बार जब ब्रेक डाउन हुआ तो कैटाबोलिज्म रिएक्शन हुआ, फिर उसे यूटिलाइज करके उसे जोड़ दिया गया नए प्रोडक्ट के रूप में, तो उसे क्या कहते हैं? एनाबोलिज्म कहते हैं। है क्लियर? जैसे आप प्रोटीनियस प्रोडक्ट खाते हैं, प्रोटीन किसका कंपोजिशन है? प्रोटीन कंपोजिशन किसका, जल्दी बताइए। अमीनो एसिड के कंपोजिशन से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। आपके बॉडी में उसे डाइजेस्ट करके अमीनो एसिड को अलग कर दिया जाता है, फिर सभी अमीनो एसिड आपस में जुड़ती हैं और जुड़ करके प्रोटीन बनता है। जो प्रोटीन आपके बॉडी में हेल्प किस में करता है? बोन के फॉर्मेशन में करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक रिएक्शन होता है कि जो हम न्यूट्रिएंट खाते हैं उसे तोड़ करके उसके अंदर छुपे हुए जो ग्रेडियंट्स हैं उसे निकाल लेना और फिर उन ग्रेडियंट को यूटिलाइज करके बॉडी अपने अकॉर्डिंग यूज करती है। आई होप कि आपको क्लियर कर हो गया होगा। दोनों क्लियर हो गए? आगे बढ़ते हैं कैटाबोलिज्म में। ड्यूरिंग कैटाबोलिज्म द पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। याद रखिएगा, ये टॉपिक आपको नीट में काम देगा कि कैटाबोलिज्म रिएक्शन में क्या होता है, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और एनाबोलिज्म में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी में। तो इस टॉपिक को आप एकदम क्लियर कर लीजिएगा। कैटाबोलिज्म इज कंसर्न्ड विद द रिलीज ऑफ एनर्जी फॉर वाइटल एक्टिविटी। कैटाबोलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है, जबकि एनाबोलिज्म इज द कंसर्न विथ द बायोसिंथेसिस, एसिमिलेशन, स्टोरेज एंड ग्रोथ। एनाबोलिज्म में क्या होता है कि एनर्जी से प्रोडक्ट की सिंथेसिस होती है, उसे एब्जॉर्ब किया जाता है, एसिमिलेट मतलब हर सेल तक पहुंचाया जाता है, स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लूकोज जो आप खाते हैं उसे ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लिया जाता है। एंड ग्रोथ, और क्या होता है? बॉडी का ग्रोथ होता है, यानी सेल की ग्रोथ होती है, बॉडी की ग्रोथ होती। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं होम्योस्टेटिस पे। होम्योस्टेटिस बताएंगे? पढ़े तो होंगे, नहीं पढ़े? पढ़े भाई, बताइए होम्योस्टेटिस। आप लोग डिस्कस करिए, जल्दी बताइए होम्योस्टेटिस। एक सेकेंड। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कीप देमसेल्फ स्टेबल बाय मेंटेनिंग their internal condition within certain boundaries under adverse temperature, moisture level, acidity, other physiological factors in order to continue their metabolic process. It is called homeostasis. यानी आपके इंटरनल बॉडी पार्ट में इतने पार्ट हैं, उन सबको मेंटेन करने के लिए, चाहे वो टेम्परेचर से मेंटेन करना हो, चाहे प्रेशर से मेंटेन करना हो, चाहे मॉइस्चर से मेंटेन करना हो, चाहे एसिडिटी हो, आपके बॉडी में जो एसिडिटी मिलती है, इन सबको मेंटेन करना बॉडी का काम होता है। और वह इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग इंटरनल और आउटर कंडीशन। जैसे इंटरनल कंडीशन क्या है? आपके बॉडी के अपने टेम्परेचर, अपने बॉडी की अपनी फिजियोलॉजी होती है।
जबकि इंटरनल टेम्परेचर की इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट आपके बॉडी के अंदर, आपके सेल के अंदर चलने वाले सारे फीचर्स किसमें इंक्लूड होते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट में। जबकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या आता है आपका, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आउटर इन्वायरमेंट आते हैं, यानी जो टेम्परेचर इन्वायरमेंट का वो आता है, जो ह्यूमिडिटी है इन्वायरमेंट की वो आती है। क्लियर। तो एक कहीं ना कहीं आपके अंदर एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, ठीक। उस प्रेशर से लड़ने की जो क्षमता होती है, जो एबिलिटी होती है बॉडी की, उसी को हम लोग किसमें कहते हैं, होम्योस्टेटिस कहते हैं, जिससे हमारी बॉडी सिंथेसिस करती है, बायोसिंथेसिस होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी होता रहता है, लाइफ की नेसेसिटी बनी रहती है, ज़रूरतें बनी रहती हैं। आपको जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि आपको प्यास लगी, आपने पानी पी लिया, प्यास पूरी होगी, भूख लगी, आपने खाना खा लिया। लेकिन अगर इन फ्यूचर में अगर आपको भोजन ना मिले, आपको भूख लगी लेकिन आपको भोजन ना दिया जाए, आप फास्ट हो या किसी कारण से आपको भोजन ना मिले, ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में आपके बॉडी में बना हुआ ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन करेगा, टूटेगा, एनाबॉलिक रिएक्शन होगा, फिर उसमें कैटाबॉलिक रिएक्शन होगा, जो क्या बना ग्लाइकोजन वो टूटेगा, जो फैट है वो ब्रेक डाउन होगी और आपको लाइफ के लिए एनर्जी मिलेगी, जिस एनर्जी से आप अपनी लाइफ को जी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आउटर इन्वायरमेंट और इनर इन्वायरमेंट दोनों को मेंटेन करने की जो एबिलिटी होती है लिविंग थिंग्स में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, होम्योस्टेटिस कहते हैं। क्लियर। लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। कह रहा है कि लिविंग थिंग्स के अंदर वह क्षमता होती है जो बायोटिक या एबायोटिक दोनों फैक्टर, जैसे टेम्परेचर होगा, ह्यूमिडिटी होगी, ठीक है, उससे रिस्पांस देते हैं। आपके बॉडी में कभी कांटा लग जाए स्किन पे तो आप उस पर रिस्पांस देते हैं ना, मॉस्किटो काटता आप रिस्पांस देते हैं। तो लिविंग थिंग्स कहीं ना कहीं रिस्पांस देता है कि उसके अंदर क्या होता है कि रिएक्शन होते हैं जो रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी पाई जाती है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसी कुछ नहीं पाई जाती, नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसी कोई एबिलिटी नहीं पाई जाती। जो ईंट रखे हुए हैं, जो पत्थर रखे हुए हैं, उस पर टेम्परेचर पड़े, प्रेशर पड़े, क्या असर पड़ता है। हाँ, कुछ लोग वेदरिंग को यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे वेदरिंग ऑफ रॉक्स, आपने पढ़ा होगा कि रॉक्स की वेदरिंग, जब रॉक्स टूटती हैं तो उसमें वाटर गिरता है, टेम्परेचर गिरता है, तो रॉक्स टूट करके सॉइल का फॉर्मेशन करती हैं। लेकिन वो यहाँ पे उसका मैटर नहीं है, यहाँ पे टेम्परेचर है। जैसे आपको कोई गर्म वस्तु आप पकड़ते हैं तो आप क्या करते हैं, गर्म होता तो आपको महसूस होता है हाँ ये गर्म है, हॉट है। उसी तरह से कोल्ड चीज़ों को आप स्पर्श करते हैं तो आपको पता चलता है कि कोल्ड है। तो ये कहीं ना कहीं आपके बॉडी में एबिलिटी पाई जाती है कॉन्शियसनेस की, कॉन्शियसनेस आपके बॉडी में पाया जाता है। लिविंग थिंग्स हील देयर बाउंड एंड रिपेयर देयर ब्रोकन पार्ट। कह रहा है लिविंग थिंग्स अपने घावों को भर लेते हैं, हील मतलब होता है भरना, बाउंड मतलब चोट, चोट लिविंग थिंग्स की भर जाती है। जैसे मान लीजिए मुझे चोट लगी, मान लो गोली लग गई किसी को, तो जब गोली लग गई किसी सोल्जर को या किसी नॉर्मल पर्सन को गोली लग गई तो उसके मसल्स में गोली जाकर के क्या होती है कि मसल्स को चीर देती है, तो मसल तो फट गई पूरी मसल। अब एक सपोज करते हैं कि पाउच है, एक मसल्स है और इस मसल को काट दिया गया, तो इस मसल्स को दूसरी जो सेलें हैं यहाँ पे, वो सेलें क्या करती हैं, सेल डिवीजन करती हैं जल्दी जल्दी, और सेल डिवीजन करके मसल्स का फॉर्मेशन होता है, धीरे धीरे ये मसल्स क्या होती हैं, भर जाती हैं। तो अपने घाव को भरने की क्षमता जो होती है वो लिविंग थिंग्स में पाई जाती है। और जैसे ब्रोकिंग पार्ट, आपकी हड्डी टूट गई तो उस हड्डी को जोड़ने की भी क्षमता लिविंग थिंग्स में पाई जाती है, उनकी हड्डियाँ जुड़ जाती हैं। क्लियर। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन आपने पढ़ा है क्लास 10th में पूरा, किडनी, नेफ्रॉन और रीएब्जॉर्प्शन, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, पीसीटी, सबको डिस्कस किया है ना क्लास 10th में। तो एक्सक्रीशन बताइए आप, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल टू द बॉडी, बॉडी में बनने वाले वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव कर देना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। एडेप्टेशन, एडेप्टेशन किसे कहते हैं बताएंगे। एडेप्टेशन, एडेप्टेशन का मीन्स होता है एडेप्टेशन आर यूजफुल, जैसे जैसा देश वैसा वेश, पढ़ा है एक कोटेशन आपने जाना है, जैसा देश वैसा वेश। इसका मतलब होता है कि आप जिस भी कंडीशन में, उस कंडीशन में आपको अपनी लाइफ जीने की एबिलिटी पाइए। जैसे आप मान लीजिए प्लेन एरिया में रहते हैं और आपको माउंटेन पे भेज दिया जाए, तो माउंटेन पे आपको एक राउंड नीचे से
प्लेन एरिया से माउंटेन के पीक तक जाने में जो आपको प्रॉब्लम खड़ी होगी, वो प्रॉब्लम जो माउंटेन एरिया में रहने वाले लोग हैं उनको नहीं होगी। वो दिन भर में कई राउंड लगा सकते हैं, लेकिन आप एक राउंड में आपकी दशा कुदशा होने वाली है। तो कहीं ना कहीं एडाप्टेशन का ये अर्थ होता है कि आपको उसके अनुकूल ढल जाना होगा। जैसा एडाप्टेशन का मतलब ही होता है अनुकूलन, तो उसके अनुकूल हो जाना होगा। जिस काम को आप करने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके अंदर परिवर्तन आ जाने चाहिए, और लिविंग थिंग्स में आते भी हैं। लिविंग थिंग्स में उस तरह के परिवर्तन आते भी हैं। आप जिस इन्वायरमेंटल कंडीशन में होते हैं उसे फेस करने की आप में एबिलिटी पाई जाती। एवोल्यूशन भी क्लास 10th में आप पढ़े हैं। एवोल्यूशन का मतलब होता है ग्रेजुअल चेंज। जैसे हम लोगों के जो एंसिस्टर हैं, पूर्वज हैं, वो हम लोगों के एंसिस्टर कैसे हैं आप बताएंगे? एंसिस्टर मंकी है। मंकी से कहीं ना कहीं इम्प्रूव करके आज हम इरेक्ट होकर के चलते हैं और ह्यूमन बींग में आए। तो ये इवोल्यूशन वन डे में नहीं हुआ कि एक दिन में हो गया हो, ये धीरे धीरे प्रोसेसिंग में हुआ है, ग्रेजुअल चेंज है। धीरे धीरे परिवर्तन होते होते आज एक अलग पहचान बनी है, जिसमें एक अलग स्पीसीज का स्पेसिफिकेशन हुआ है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं। इवोल्यूशन के बाद है इवोल्यूशन, आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन आ रही है ना, तो उसी जनरेशन का मतलब है इवोल्यूशन, कहीं ना कहीं नया परिवर्तन। डेथ इज द टर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल लाइफ का अंत, जो लाइफ चल रही है उसका अंत हो जाना, कहीं ना कहीं डेथ का वो होता है। तो आज की आपकी टॉपिक यहाँ तक है। इसके बाद आपको पढ़ना है जो टॉपिक, वो आपका वीडियो ट्यूसडे को मिलेगा। टाइम टेबल हम आपको एक बार फिर से लर्न करा दें। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 3 दिन आपकी क्लास होगी। क्लास आपको रिकॉर्डिंग फेज में मिलेगी। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे जो क्लास आप करेंगे इन 3 दिन में, उन्हीं क्लास के आपको नोट्स, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े होंगे तो आपको नोट्स भेज दिया जाएगा। आप नोट्स लिखिए, अगर नहीं जुड़े हैं तो आपकी मर्जी, आप डाउनलोड करके लिखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड करके अपना नोट्स कंप्लीट करिए। मंथली आपका टेस्ट होगा, इसलिए आपको एक बार मैं फिर सजेस्ट कर दूँ कि आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मेल फीमेल का कोई इशू नहीं है, सबके लिए डिफरेंट ग्रुप है। नेक्स्ट चीज़ें जो हैं, बॉयज़ गर्ल वाला, मेल फीमेल नहीं, बॉयज़ गर्ल, क्लियर। और दूसरी चीज़ें जो हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, विजिट करते रहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी इतनी अच्छी बायोलॉजी की तैयारी होगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप किसी भी चैनल पे पैसा फेंक करके जो पाएंगे वो यहाँ पे फ्री में मिलने वाला है। तो ये चांस गंवाइए मत, मज़ा लीजिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।